तो बच्चों, तो चर्चा कर रहे थे 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, और वो है संसाधन के रूप में लोग। तो इसके पहले इसमें हमने देखा कि उत्पादन में ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, किस तरीके से वो उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। आज हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप में महिला और पुरुष के योगदान में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि अर्थशास्त्र तो आप इस साल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसकी जानकारी आपको बचपन से ही होती है। मतलब इसके विषय में आपको बचपन से ही जानकारी पहले से ही हो रखी होती है। जैसे मान लीजिए आप मेला जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स 1 रुपये का सिक्का आपको देते हैं और 10 रुपये का नोट देते हैं। तो आपको पता लग जाता था, या पता लग जाता था, बचपन में ही आपको, उस समय ही आपको पता लग जाता था कि 10 रुपये के नोट की वैल्यू ज़्यादा है और 1 रुपये की वैल्यू कम है। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब, यानी आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि हर वो एक्टिविटी जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानी जाती हैं। अब ये इकोनॉमिक क्रियाकलाप के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्र होते हैं जहाँ से व्यक्ति पैसा कमाता है, यानी क्रियाकलाप को संचालित, अपने आर्थिक क्रियाओं को संचालित करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सारे क्षेत्र आते हैं, यानी कृषि का क्षेत्र आता है, आपको पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी होगा। यानी कृषि का एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, जहाँ कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ कच्चे माल से वस्तु तैयार किया जाता है। कच्चे माल से वस्तु तैयार करने वाले क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन अब कच्चा माल गांव में पैदा किया जाता है और वस्तु फैक्ट्री में पैदा किया जाता है। तो कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने में जिसका योगदान होता है वो परिवहन होता है। और ये क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जब तीनों सेक्टर्स में काम होता है तो कुछ ना कुछ वस्तुएं तैयार होती हैं, और जब प्रोडक्शन होता है तो इससे राष्ट्र की आय बढ़ती है। जैसे मान लीजिए भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और इसके अलावा कोई खेती कर रहा है, तो कोई खेती से उत्पन्न कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से जब तीनों सेक्टर मिलकर के काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है। तो इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती ही है, और ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही संभव होता है। राष्ट्रीय आय तो बढ़ेगी ही, लेकिन ये सब तब संभव हो सकता है जब लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हो। अब हम देखेंगे कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में महिलाओं का योगदान क्या होता है और पुरुषों का योगदान क्या होता है, यानी महिला और पुरुष में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से डिवाइड हो रखी है। तो इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बाजार क्रियाएं और दूसरा होता है गैर बाजार क्रियाएं। तो अब देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच काम का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। तो
इसको हमारे समाज ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तरीकों के माध्यम से महिला और पुरुष के बीच काम का डिवाइडेशन किया है, यानी बंटवारा किया है। और इसके अंतर्गत औरतों को घर के कामकाज में लगा दिया। और लेकिन अब आज जैसे औरतों को ज़्यादातर, जैसा कि आप लोग जूनियर क्लासेज में भी पढ़े होंगे कि महिलाएं दिन भर सारा दिन शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम पूरा दिन भर करती रहती हैं, लेकिन उनके कामों की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यानी महिलाओं को घर के काम काज में लगा दिया गया। लेकिन अब आज समाज धीरे धीरे बदल रहा है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे कि ये बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें जो सिस्टम बनाया गया सोसाइटी के लिए, वो पुरुष बाहर का काम अर्थात खेतों में काम करते हैं और महिलाएं घर का काम करती हैं, यानी घर में काम करती हैं। और इस बात को हम समझेंगे शकल और विलास के एग्जाम्पल से। जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, तो शकल की कहानी में हम देखते हैं कि शकल की माँ घर का काम करती है, जिसका उसे कोई वैल्यू नहीं होता, जबकि वही काम जो वो अपने घर में करती है, वही काम अगर वो दूसरे के घर में करती तो उसको पैसा मिलता। लेकिन वहीं बगल में एक कहानी हमने देखी थी विलास की माँ मछली बेचने का काम करती थी, जिससे वो पैसा कमा लिया करती थी। मतलब उनको पैसा, वो ऐसा काम करती थी जिससे वो कुछ ना कुछ पैसा कमा लेती थी। अब अगर बात किया जाए कि पुरुष और महिला के बीच आर्थिक क्रिया क्या इक्वल है, बराबर है, तो नहीं है। क्योंकि अब ये आर्थिक क्रिया इक्वल बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षा ही किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करती है। एजुकेटेड व्यक्ति ही अच्छी इनकम प्राप्त करता है। और उस समय आप लोगों को मालूम होगा कि महिलाओं को शिक्षा से बहुत दूर रखा गया। तो आपको हमने बताया कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति की आय निर्धारित करती है, जो हमारे देश में महिलाओं को बहुत कम प्राप्त है और जिसके कारण महिलाओं को काम का पैसा पुरुषों की तुलना में कम भी मिलता। हाँ, जहाँ कहीं महिलाएं पुरुषों के समकक्ष समान काम भी कर रही हैं, तो हमारे सोसाइटी में एक डिफरेंस ये भी पाया जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सेम काम के लिए बहुत कम पैसा दिया जाता है। तो इससे महिलाओं का वर्ग भी दो ग्रुप में बट जाता है, एक संगठित। लेकिन अब ये ग्रुप डिवाइडेशन इस आधार पर किया गया कि जैसे समय के साथ जैसे जैसे चेंजिंग आया, कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी अच्छे जॉब कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, जो पुरुषों के समान वेतन पा रही हैं। लेकिन आज भी सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं अशिक्षित हैं, जिनको ज़्यादातर घर के कामों में ही लगा दिया जाता है, करती रहती हैं, या दूसरे के घरों में भी वही काम करती हैं जिसकी उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से महिलाओं का ग्रुप भी दो वर्गों में डिवाइड हो गया, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में संभवतः हमने बताया था, और नहीं बताए तो बता देते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है आपको मालूम होना चाहिए कि संगठित क्षेत्र में काम के घंटे फिक्स होते हैं, छुट्टी का पैसा नहीं कटता है, दुर्घटना रिकवर होता है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जो असंगठित क्षेत्र में नहीं होता। तो अब देखते हैं किसी देश की जनसंख्या का उत्पादन में आगे जो बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या के उत्पादन में उनके हेल्थ का योगदान क्या होता है। यानी एजुकेशन के बाद जो दूसरा सिस्टम है वो होता है हेल्थ का। तो इस तरह से आप लोगों ने महिला और पुरुष के बीच आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में आप लोगों को हमने बताया, या आप लोगों ने समझा
आगे आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य की भूमिका क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किसी देश के विकास में स्वास्थ्य का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति का स्वस्थ रहना भी आवश्यक होता है। और स्वास्थ्य का तात्पर्य ये नहीं कि आपका शरीर बहुत मोटा हो जाए। इसका मतलब स्वास्थ्य का असली मतलब होता है कि आपको बीमारी ना हो, यानी आप बीमार जल्दी ना पड़े। और ये तब संभव होता है जब आप कैलोरी युक्त भोजन आपको मिले, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में जितना भोजन चाहिए उतने भोजन आपको समय समय पर मिलते रहे, तो इससे आपका शरीर बीमार नहीं होता है। तो हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा कुछ बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब हमारी हेल्थ कहाँ से बनती है, ये अपने परिवार से ही शुरू होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को परफेक्ट भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनके बच्चे हेल्दी होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, वो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको लगी रहती हैं। तो इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सहयोग लेना चाहिए और सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। उसके बाद में उसके पहले आपको बताते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन की अनुमानित अवधि जो होती है उसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। प्राचीन काल में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई थी, निर्धारित की गई थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ये घट करके 60 वर्ष लगभग रह चुकी है। ऐसा नहीं था कि उस समय जन्म दर जैसा था उसी के अनुरूप मृत्यु दर भी था, तो जनसंख्या में संतुलन बना हुआ था। लेकिन आज वर्तमान समय में जन्म दर तो बढ़ा, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ गई और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। लेकिन अब होता क्या है, जन्म दर किसे कहते हैं और मृत्यु दर किसे कहते हैं, ये आपको हम बता देते हैं। तो प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले की संख्या को जन्म दर कहते हैं और प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसको एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन की अनुमानित अवधि को जीवन प्रत्याशा कहते हैं और प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले की संख्या को जन्म दर कहते हैं और प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब आपको हम बता रहे थे कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया है और भारत में 381 हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज की संख्या है वो 381 है। लेकिन अब ये जनसंख्या के आधार पर हमारे देश की जो आबादी है उस आबादी के आधार पर जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज हैं भी उनमें अधिकांशतः कुछ ही शहरों तक सीमित है, यानी ज़्यादा मात्रा में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही हैं। इसके अलावा अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा भी बहुत महंगी है। मेडिकल जो फैकल्टीज हैं वो बहुत महंगा है दूसरे देशों की तुलना में, जिसमें विशेष रूप से सुधार की जरूरत है।
अगला जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का मतलब वैसे ही आपको डेफिनेशन पता लग जाता है कि काम करने के इच्छुक व्यक्ति को काम ना मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। तो इसके पहले हमने देखा कि कैसे लोगों को संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है, यानी एजुकेशन, उनके हेल्थ में सुधार करके उनको एक योग्य संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है। तो हमने देखा कि जनसंख्या कब रिसोर्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि जो रिसोर्स नहीं बन पाए, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ भी हम शकल के घर से ही, जो पिछले एग्जाम्पल्स हैं शकल और विलास की, वहीं से स्टार्ट करते हैं घर से, कि शकल की माँ घर पर काम कर रही है, उसके छोटे भाई बहन घर पर हैं। तो सवाल उठता है कि क्या वो सब बेरोजगार हैं? और नहीं, शकल के भाई बहन बेरोजगार नहीं है। तो इसके पहले तो क्या वो बेरोजगार हैं? तो इसके लिए हम पहले जानेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जानेंगे कि ना तो शकल की माँ हमको बेरोजगार दिख रही है क्योंकि वो घर में काम कर रही है, शकल के भाई बहन वो भी खेल कूद रहे हैं, वो भी बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं। तो शकल के भाई बहन, क्योंकि शकल की माँ काम करना ही एक्स्ट्रा नहीं चाहती, अगर वो काम करना चाहती और काम ना मिलता, मतलब दूसरी जगह शकल की माँ जो अपने घर में समय दे रही थी, घर के कामों को कर रही थी, विलास के माँ की तरह अगर वो बाहर काम करना चाहती और काम उसको ना मिलता, उस कंडीशन को बेरोजगारी कहा जाता है। जैसा कि आपको शुरू में ही डिफिनीशन हमने बताया कि काम करने के इच्छुक व्यक्ति को काम न मिलना ही क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं शकल की माँ काम करना ही नहीं चाहती थी, अगर वो काम करना चाहती मगर काम ना मिलता तो बेरोजगार होती, और उसके भाई बहन भी बेरोजगार नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनकी उम्र ही नहीं है काम करने की। तो इस प्रकार हमने जाना कि काम करने के इच्छुक व्यक्ति को काम ना मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कंडीशन अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है व्यक्ति को जब केवल कुछ समय के लिए काम मिले, बाकी समय वो बेरोजगार रहे, काम ना मिले, तो ऐसे बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको हमने पहले बताया था, इसके पहले, कि समय समय पर जब फसलों का सीजन होता है, कटाई का, दवाई का या रोपाई का, तब उनको काम मिलता है, बाकी समय वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जहां काम तो हो रहा है, लेकिन जो काम 5 लोग कर रहे हैं, अगर 2 लोगों को हटा भी दिया जाए तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अपनी पूरी क्षमता से लोग काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, बेरोजगारी के विषय में आप लोगों को हमने बताया, बेरोजगारी से क्या नुकसान होता है ये आपको बताते हैं। तो बेरोजगारी के कारण केवल परिवार का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि देश का भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए, बेरोजगारी के कारण मानव श्रम शक्ति का नुकसान होता है।
दूसरा जो नुकसान है, बेरोजगारी से इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, यानी परिवार में कुछ लोग कमाने वाले होते हैं, शेष उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, यानी बोझ बन जाते हैं। तीसरा है, बेरोजगारी से जनसंख्या का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, अशिक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। अगला है, बेरोजगारी की वजह से राष्ट्रीय आय घट जाती है, और भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण जो क्षमता होती है व्यक्ति की, उस अनुरूप वो काम भी नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कोई बेरोजगार व्यक्ति है, अगर मान लीजिए चपरासी की वांट निकलती है तो बेरोजगारी के कारण वो चपरासी का वांट भी भर देता है और वो चपरासी बन जाता है। तो इस तरीके से जो उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी का परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाता है। तो इंजीनियरिंग की डिग्री वाला व्यक्ति चपरासी की नौकरी पाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार भारत में बेरोजगारी छुपाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इससे मानव श्रम बहुत तेजी से घट रहा है। अब हम देखेंगे, ये कहानी आपको फिर शकल की दिया गया है। शकल की कहानी आप पढ़ेंगे तो निष्कर्ष जो सारांश इसका निकल करके आता है कि इस चैप्टर में हमने जाना कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सामने किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिस्थिति बनाने में मदद करती है, जो इनपुट्स होते हैं। और इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में आप लोगों ने जाना। बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, यह आपने जाना। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको हम दे रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसको आपको करना है कि पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। थर्ड क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब कि किस सेक्टर्स में आते हैं, केवल इतना ही आपको साइड में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी में लिखना है, कमेंट्स में लिख करके आपको बताना है। धन्यवाद।